हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल वाला विषय लिया है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि जैसा कि हमने लास्ट टाइम पर अभी जो वीडियोस बनाई हैं, तो यूनिट नंबर 1 की हमने लेसन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि 2 एक आध दिन में ही आपका एग्जाम है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको जो है 2 वीडियो यहाँ पर बनाकर देता हूँ और उसके बाद में जो है मैं आपको एक जो है पूरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर लेसन की जो है या फिर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं कि जो आपकी पूरी बुक है इसकी मैं एक जो है मैराथन वीडियो लेकर आऊं, जिसमें कि मैं आपको 1 आवर 2 आवर के अंदर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मैराथन वीडियो लेकर आइए, जिसमें कि मैं लाइव आऊंगा और आपके एग्जाम से 2 दिन पहले ही आपको जो है सारा का सारा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलिए इसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 1, दोहे कबीर के, ओ बिहारी जी के। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं कि इसमें से आपका जो अगर आपसे लेसन पूछा जाएगा तो वो किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन सामने आते हैं। तो हम इनको कवर कर लेते हैं पहले। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उस चीज़ का भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे जो है अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी वन शॉट वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपकी पूरी बुक कवर हो जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप मुझे मैसेज करके डालिए कि हाँ सर, हमारे को ज़रूरत है। तो हम जो है मैराथन वीडियो के बारे में ज़रूर सोचेंगे और मैराथन वीडियो ज़रूर आपको बनाकर दे दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अब यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में लेसन नंबर 1 है आपका दोहे कबीर ओ बिहारी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपके ये इस वाले लेसन के अंदर आपकी कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, आपको बहुत ईजी पेपर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कवि बिहारी के समकालीन परिवेश को समझ पाएंगे और उनका जीवन परिचय दे दो, तो आपको बिल्कुल समझना ही है कि जीवन परिचय क्या है। हर जितने भी यहाँ पर जितने भी कवि रहे हैं उनके जीवनी को आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ना पड़ेगा और उनकी जो श्रृंगार रूप से परिचित हो पाएंगे, सौंदर्य चेतना से अवगत होंगे और दोहे के प्रतिपाद को भी समझ पाएंगे। तो कुछ भी समझ में ना आए और कुछ भी समझ में आए, इसका कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर जो है कवि बिहारी जी के बारे में कुछ पूछा गया है, तो जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप सिर्फ उसको लिख कर आ जाइएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो बिहारी है वो रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। बिहारी जी जो है रीतिकाल के टाइम के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि माने जाते हैं और बिहारी सतसई उनकी लोकप्रियता का आधार है। और बिहारी सतसई नाम जो है वो उनकी लोकप्रियता का बहुत ज़्यादा आधार है। उनकी प्रसिद्धि इस बात को प्रमाणित करती है, यानी कि वो जो इतने फेमस हैं वो क्यों हैं, वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि श्रेष्ठता की कसौटी परिणाम नहीं है, काव्यतव्य है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो उनकी श्रेष्ठता की जो कसौटी है ना, वो कोई रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो जो उनका काव्यत्य है, जो कविताएं लिखते हैं, उन्हीं की वजह से वो आज जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब बिहारी ने 700 दोहे लिखकर ऐसी कीर्ति अर्जित की है जो 7,000 दोहे लिखकर भी अन्य कवियों के लिए दुर्लभ है। अब देखो यहाँ पर वो बोलते हैं ना कि भाई किसी किसी के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, एक अलग ही बातचीत होती है। तो इन बिहारी जी ने 700 दोहे लिखे हैं और बताया जाता है कि ऐसे 7,000 दोहे भी बहुत सारे जो कवि लिखते हैं, पर वो फिर भी उसके बाद में जो है ऐसी कीर्ति और ऐसा अभिमान और ऐसा जो है लोकप्रियता जो है वो हासिल नहीं हो पाती है, पर इनको वो लोकप्रियता 700 दोहे लिखकर ही मिल गई है। अब बिहारी जो है वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। तो बिहारी जी जो हैं वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा जो रहती है उसके जो है प्रतिनिधि कवि रहे हैं। तो यहाँ तक आप इनके बारे में समझ गए हैं। उसके बाद में हम इनका जीवन वृत्त समझते हैं, इनका जीवन कैसा था। तो जो बिहारी हैं, इनका जो जन्म है वो ग्वालियर के माथुर चौबे वंश के अंदर हुआ था। ग्वालियर एक जगह है, वहाँ पर एक माथुर चौबे वंश है, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था 1595 के आसपास में। क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है डेट आपको नहीं मिलती है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप कभी कोई वो लिखेंगे तो आप उसमें आसपास ज़रूर उसमें मेंशन करेंगे। उनके पिता का नाम केशव राय था। अब जो बिहारी जी का विवाह हुआ वो मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में ही हुआ था और विवाह के बाद में जो बिहारी हैं वो अपनी ससुराल में रहने लगे, यानी कि वो क्या बन गए, वो जो है घर जमाई बन गए। और 1618 में नर सॉरी नरहरिदास के यहाँ बिहारी का परिचय शाहजहाँ बादशाह से हुआ और वहाँ पे बादशाह के साथ में वो आगरा चले गए। और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो है वहाँ से फिर वहाँ पर रहने का फैसला ले लिया और वो आगरा में रहने लगे। बादशाह के यहाँ पे बिहारी का परिचय जो राजस्थान के राजाओं से कराया गया। तो ये इनकी जीवनी है, ये आपको समझ में आ जाएगी कि बिहारी का जन्म जो है ग्वालियर के माथुर चौबे चौबे वंश में हुआ था 1595 के आसपास। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनका जो विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में वो अपनी ससुराल में ही रहने लगे और उसके बाद में 1618 के अंदर वहाँ पर जो है नरहरिदास के यहाँ पर बिहारी का जो परिचय है वो शाहजहाँ बादशाह से हुआ था। फिर बादशाह उनको साथ कहाँ ले गए, आगरा ले गए। और आगरा ले जाने के बाद में जो है उनका परिचय जो राजस्थान के राजाओं से वहाँ पर उन्होंने करा दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी। ठीक है,
अब जो इनकी जो 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये तीनों इनकी प्रवृत्तियाँ रही हैं। अब काव्य सौष्ठव अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? तो देखो रीतिकाल के अंदर श्रृंगार, भक्ति और नीति विषयों पर बहुत सारे कवियों ने बड़ी संख्या में जो है काव्य लिखे हैं। बहुत सारे जो कवि रहे हैं जिन्होंने क्या करा है, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर जो उन्होंने काव्य लिखा है। लेकिन बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। अब गागर में सागर एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी। तो गागर में सागर भर दिया है कि मतलब छोटे से उसमें अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आ जाना है ना। उन्होंने अपने दोहों में इतना सजग होकर शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि इतने सटीक शब्दों का प्रयोग किया कि एक भी शब्द बदलना कठिन हो जाता है। यानी कि अगर आप चाहें कि भाई उनकी लाइनों के अंदर, उनकी कविताओं के अंदर कुछ शब्दों को बदल दिया जाए तो आप बदल ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने इतने सटीक तरीके से उन शब्दों को वहाँ पर चुना है। शब्दों में पूरी शक्ति और बहुत गहरी व्यंजना भी है। अब एक-एक दोहे में कई-कई बार अलंकार गूँथे पड़े हैं। कई-कई अलंकार, अलंकार समझते हैं ना आप? जैसे आपने सुना होगा, आपने 12वीं तक भी आपने पढ़े होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानव, है ना? ये सारे अलंकार आपने पढ़े थे ना? सेम वही अलंकार जो उसमें मिले हुए हैं। किंतु उसकी विशेषता यह है कि जो अलंकार हैं ऊपर से थोपे हुए नहीं हैं, वो बल्कि स्वाभाविक रूप से लगता है कि उसका उसका प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तो सोचो कितना ज़्यादा मतलब उन्होंने सुंदर तरीके से उसको लिखा है। अब मुक्तक काव्य का सौंदर्य क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो काव्याचार्यों द्वारा निरूपित काव्य के 2 प्रसिद्ध रूप हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। अब पूर्वापर संबंधी वर्णनात्मक कथा तत्व से युक्त काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। यानी कि जो अगर हम पूर्वापर संबंधित, यानी कि पहले की जितनी भी अगर हम वर्णनात्मक कथा रही हैं उनसे युक्त अगर हम काव्य को देखते हैं तो वो सारे काव्य कौन से काव्य कहलाते हैं? वो प्रबंध काव्य कहलाते हैं, है ना? इसके विपरीत पूर्वापर संबंध मुक्त स्वयं संपूर्ण अर्थ का जो घोतक काव्य है, मुक्त काव्य कहा जाता है इसको भी। उसके बाद में अगर हम देखें जैसे गागर में सागर। अब गागर में सागर भरने की जो ये कला है, शब्दों के जादूगर बिहारी की सतसई में पराकाष्ठा तक दिखाई देती है। गागर में सागर मैंने आपको बताया कि ये किसी छोटी-सी चीज़ के अंदर बहुत विशाल काम कर देना, यानी कि थोड़े से में ज़्यादा नाम कर लेना। जैसे बताया ना कि ऊपर उन्होंने 700 श्लोकों में वो उपलब्धि, 700 कविताओं में उन्होंने वो उपलब्धि हासिल कर ली, जो कि 7000 लिखने के बाद में भी कवि को नहीं मिलती। आगे बताया गया है कि 48 मात्राओं वाले छोटे से दोहा छंद में बिहारी ने क्या करा, अपने भाव और अर्थ की इतनी गहराई वहां पर दिखा दी है कि जितनी बार पढ़ा जाए उतनी ही बार एक नूतन आनंद और अद्भुत काव्य स्वाद और मानसिक तृप्ति का अनुभव होता है। तो ये जो इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखा दी है। अब बाकी मैं आपको ये आगे के जितने भी दोहे हैं ये नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको ये समझा रहा हूँ कि इस लेसन में से अगर कुछ आता है तो आपको सिर्फ जितना मैंने आपको बताया है इतना आप अपने माइंड में स्टेबल रखिएगा, जिससे कि आप आराम से उसको लिख सकते हैं। अब भाषा स्वराष्ट्र के अंदर हम थोड़ा-सा देखेंगे बस यहाँ पर कि रामचंद्र शुक्ल बिहारी जी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। ब्रिज भाषा के कवियों ने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर विकृत करने की आदत पाई है और बिहारी की भाषा इस दोष से भी मुक्त है। ये रामचंद्र शुक्ल, राम कृष्ण दास ने बोला है मुहावरे और उत्प्रेक्षा के 2 तो बिहारी लाल बादशाह थे। राधा कृष्ण जी ने इनके बारे में क्या बोला है कि जो मुहावरे और जितने भी उत्प्रेक्षा और इन्होंने जितने भी जो अलंकार यूज़ किए हैं उसके ये बादशाह हैं, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर जो इन्होंने सबने अपने-अपने विचार दिए हैं उनके बारे में। उसके बाद में छंद विधान देखते हैं। छंद की दृष्टि से हिंदी का जो है सतसई साहित्य दोहा मुक्तक की कोटि में रखा जा सकता है और दोहा छंद में 48 मात्राएँ होती हैं। यदि दोहे के सभी वर्ण लघु हों तो उसमें अधिक से अधिक 48 वर्ण हो सकते हैं। तो देखो ये आपको ज़्यादा वैसे समझने की ज़रूरत है भी नहीं और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको ऊपर बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि कवि का महत्व बताइए, हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या था। तो बताया गया है कि इन्हें गिने कवियों में जो स्थायी यश के अधिकारी बन गए हैं, बहुत ही कम कवियों के अंदर इनका नाम है, जो भी गिने चुने कवि जो महान कवि रहे हैं उनमें। मध्यकाल के कवियों में तुलसी और सूर को छोड़कर इतनी शक्ति जो है प्रविष्टि शायद ही किसी कवि ने प्राप्त की जितनी की बिहारी जी ने की थी। रामचरितमानस को छोड़कर इस काल का शायद कोई और ग्रंथ बिहारी सतसई की तरह नहीं अपनाया गया है। इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखा था वो जो है रामचरितमानस के बाद में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं निकल कर सामने आया जो कि इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ हो। संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा रही है और ये सौभाग्य बिहारी सतसई को प्राप्त हुआ और उसकी एक नई अनेक व्याख्याएं संस्कृत में भी पाई गई हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो ये आपका प्रतिपाद्य है, इसमें आपको ऐसे कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया उतना ही आप समझ लीजिए और यही आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो ऐसा कि आपको पता है कि वही प्रसंग और व्याख्या की कोई भी एक लाइन या फिर कोई भी एक आपको जो है 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ सा दे दिया जाएगा और उसके बाद में उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष को आपको लिखना होगा। ठीक है?
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए जिसमें कि आप पूरे के पूरे आंसर पूरी की पूरी एक ही वीडियो के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे सकूं। और हो सकता है तो मैं आपको आज ही रात जो है इसकी मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।